गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल डिफेक्शन कर रहे थे, तो हमने पॉलिटिकल डिफेक्शन क्या होता है वो कर लिया था। उसके बाद पॉलिटिकल डिफेक्शन के कॉजेज क्या थे वो भी कर लिए थे। आज हम करेंगे पॉलिटिकल डिफेक्शन के इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, या डिफेक्शन से पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या हार्मफुल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही देखने को मिलता है कि जो पार्टी के जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो डिफेक्शंस की पॉलिसी को बहुत अडॉप्ट करते हैं, मींस दल बदल बहुत करते हैं। तो उस दल बदल के कितने पॉलिटिकल रिजल्ट्स इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि इंस्टेबिलिटी होती है इससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, कि डिफेक्शन इज द कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। की डिफेक्शंस की वजह से शासन स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रूफ देखने को मिले हैं कि इस दल बदल की वजह से ही सरकार अपना बहुमत खो देती है, दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं, या फिर पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल ही बदल जाता है। जैसे 1967 में बहुत सारी स्टेट्स में जो गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि बहुत सारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने दल बदल लिया। फिर 1977 में सेंटर में सबसे पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई थी, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जिसमें मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने बहुत जल्दी त्याग पत्र किस वजह से दिया था, क्योंकि वो 5 पार्टीज की सरकार थी और उसमें भी दल बदल सबसे ज्यादा देखने को मिला। और इन्हीं दल बदल की वजह से वीपी सिंह को तो अपना पद छोड़ना पड़ा था, और वीपी सिंह की जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि चंद्रशेखर ने अपने वेलफेयर, अपने हितैषी कुछ समर्थकों के साथ दल परिवर्तित कर लिया था, दल बदल लिया था, पॉलिटिकल डिफेक्शन कर लिया था, जिस वजह से वीपी सिंह लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, और फिर चंद्रशेखर खुद प्रधानमंत्री बने। तो दल बदल की वजह से सरकार बहुत परिवर्तित होती दिखाई देती है, मंत्रिमंडल में बहुत हेरफेर होते दिखाई देते हैं, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है कंट्री का वो स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाता है, कि उसी प्रोसेस में ही सरकार लगी रहती है। अपना बहुमत बना के रखना है, अपने उम्मीदवारों को बांध के रखना है, इसको मंत्री पद देना है, इसको नहीं देना, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाता। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज की। पॉलिटिकल डिफेक्शंस की वजह से मोरल वैल्यूज का भी डिक्लाइन होता है, क्योंकि पॉलिटिकल डिफेक्शन सबसे ज्यादा होता है मंत्री पद के लालच के लिए, और दूसरा एमपी एमएलए का, जैसे कि हरियाणा में कहावत लास्ट हमने डिस्कस की थी ना कि रेट डिसाइड है एमपी एमएलए का, पैसे की वजह से किया जाता है। तो ये दोनों चीजें कि मंत्री पद का लालच या फिर पैसे की वजह से दल परिवर्तन मूल्यहीन राजनीति को दर्शाते हैं, कि जो सांसद या जिन विधायकों का चुनाव करके एमपी एमएलए का इलेक्ट करके हम अपनी पार्लियामेंट में भेजते हैं वो इस योग्य नहीं है, मोरल वैल्यूज एथिक्स लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि हम हरियाणा का एग्जाम्पल लें, जो जजपा पार्टी है, जजपा किससे निकल के बनी है? इनेलो से। तो वो एक तरह से दल बदल है। जैसे कुलदीप बिश्नोई ने भी एक पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होके, वो भी दल बदल ही था एक तरीके से, कि इसी का परिणाम है। इस पॉलिटिकल डिफेक्शंस की वजह से ही स्टेट्स में रीजन के अकॉर्डिंग या जाति के आधार पर या पर्सनल गर्जेस के ऊपर डिपेंड करके अलग से दल बना लिए जाते हैं। जैसे भाजपा ने पार्टी बनाई थी, भाजपा ने नहीं, भजन लाल ने बनाई थी कांग्रेस से अलग हो। तो यही सारी चीजें कि छोटी छोटी ये पॉलिटिकल पार्टियां जो सिर्फ स्टेट्स के इलेक्शंस में ही दिखाई देती हैं, सेंटर में इनकी संख्या कम हो जाती है, इसी वजह से इनका जन्म होता है। बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी का भी निर्माण इसी आधार पर हुआ था कि कांग्रेस में उन्हें सीएम पद का, मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना जा रहा था, वो उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली, बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है दुर्बल मिली जुली सरकारों का निर्माण, कि इस
जो ये बहुत सारी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स जो बन जाते हैं, उनके कोलिशन से उनको एक जगह कलेक्ट करने के बाद जब एक जो गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन बहुत ही वीक होती है, कि फॉर्मेशन ऑफ वीक कोलिशन गवर्नमेंट, की सरकार बहुत ही वीक किस वजह से होती है, क्योंकि सरकार का जो प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिसको माने, वो सारे के सारे दलों के प्रमुख को मंत्री पद बांटने में या उन सबको संतुष्ट करने में ही अपना टाइम करता रहता है व्यतीत। वो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है कि कैसे अपना बहुमत बना के रखना है, किसी को भी सरकार से बाहर नहीं जाने देता, बहुत वीक पोजीशन उसकी होती है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार, कि अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ मिनिस्ट्रीज किस वजह से होता है, क्योंकि जब बहुत सारे दल को मिला के मिली जुली जब सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार जब बनती है, तो उस गठबंधन की सरकार में जितने भी दल उनको बहुमत देते हैं, तो वो ये लालसा रखते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में पद मिलेगा, कोई मंत्री पद मिलेगा, तो मंत्रिमंडल में सबको जगह देने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। और इसी को लेके बाद में संशोधन किया गया था 91वां, जो आगे डिस्कस करेंगे हम, कि मंत्रिमंडल के अनावश्यक विस्तार का भार किसको झेलना पड़ता है, जनता को, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, उनको दूसरे एमपी एमएलए के कंपैरिजन ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे उनको जो गवर्नमेंट से अप्रूव जो घर उनको मिलता है और सारी फैसिलिटीज जो मिलती हैं, उनको गार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं, वो दूसरों के कंपैरिजन उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, और उन सुविधाओं का भार जनता को टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है नेग्लेक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि जन कल्याण की उपेक्षा की जाती है, कि दल बदल के इस खेल में सारे पॉलिटिकल पार्टियां या सारे एमपी एमएलए जिनको हम पॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ अपने जोड़ घटा में लगे रहते हैं, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में लगे रहते हैं, ना किसी पॉलिसी को, या फिर उन्होंने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, या अब उनकी पॉलिसीज क्या है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए, उस चीज की पूर्ण रूप से नेग्लेक्शन, अवहेलना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की संस्था का हाश। मुख्यमंत्री की संस्था का हाश का मतलब है कि स्टेट्स गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो मुख्यमंत्री होता है, जब बहुत सारी पार्टियां या दूसरों के समर्थन से जो वो मिलकर बनता है, तो ऐसा मुख्यमंत्री सिर्फ एक कठपुतली होता है, उसके हाथ में कोई पावर्स नहीं होती, वो मंत्रियों के नियंत्रण पे चलता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की संस्था का हाश, ये भी वही सेम है। मुख्यमंत्री की संस्था का हाश डिक्लाइन ऑफ चीफ मिनिस्टर में आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, और डिक्लाइन ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में आ जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और जब ये मंत्रिमंडल में या फिर डिक्लाइन ऑफ ऑफिसर पावर्स जब आ जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी एक तरह से रेड टैपिज्म बन जाती है, या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या होती है, हमारी जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, कार्यपालिका, ये दो प्रकार की होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। जो परमानेंट होती है एग्जीक्यूटिव या स्थायी कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, वो होती है नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं मंत्री वगैरह, ये जो 5 साल के लिए जिनको हम चुन के अपना शासक बनाते हैं। और स्थायी शासक वो होते हैं, स्थायी कार्यपालिका वो होते हैं जो इन जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, क्लर्क से लेके आईएएस ऑफिसर्स तक की जो ये सीढ़ी होती है, कि किसी भी संस्था को काम करने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, उनमें जो कर्मचारी होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जब शासन व्यवस्था ऐसी डामाडोल चलती है, तो उस दौरान उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सारी पावर्स आ जाती है, कि मुख्यमंत्री तो समझ ही नहीं आ रहा, एक साल कोई और है, एक साल कोई और है, कभी चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी का, तो कई बार देखने को मिलता है ना कि किसी संस्था में जैसे ऐसा होता है, तो डीसी के हाथ में दे दी जाती है वो सारी पावर्स, तो डीसी क्या है, एक ब्यूरोक्रेट है। तो उस दौरान ऐसी सिचुएशंस में ब्यूरोक्रेट्स की पावर्स बहुत इंक्रीज हो जाती है, वो अपनी मनमर्जी का शासन चलाते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि उनको किसी को उत्तरदायित्व तो नहीं रहता कि आज कोई है, आज कोई दूसरा आ जाएगा उनके फेवर का। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कि अल्पमत सरकारों का गठन होता है। अल्पमत सरकारें कौन सी होती हैं, जिनको बहुमत नहीं मिलता और फिर भी वो सरकार बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार कैसे बनाते हैं, दूसरी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स
अपॉइंट होके आए हैं उनको अपने साथ शामिल करके अपना बहुमत दर्शाते हैं, अपनी मेजोरिटी प्रूव करते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं। लेकिन उस मेजोरिटी की कोई श्योरिटी नहीं होती, वो मेजोरिटी कितने टाइम तक चलती है या नहीं चल पाती। हाँ बेटा मीनाक्षी, आपने हैंड रेज अप किया, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? मीनाक्षी रोल नंबर 155, क्वेश्चन पूछना है आपने? मीनाक्षी, गलती से हो गया? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही बेटा? मुझे तो आपकी क्लियर आ रही है बिल्कुल, मुझे तो आपकी वॉइस क्लियरली आ रही है। मे भी आपको कोई नेटवर्क दिक्कत है बेटा, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डिसइंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बट के दो में डिवाइड हो जाती है, या फिर दो मिलके एक बन जाती हैं। दो मिलके एक कब बनती हैं? जब उन्हें सेंटर में किसी चीज का बेनिफिट मिलता है या फिर सरकार बनानी होती है। और वो विभाजित कब हो जाती है? जब उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। नेक्स्ट है अटैक ऑन डेमोक्रेटिक फेथ। कि डेमोक्रेटिक फेथ क्या है? डेमोक्रेटिक फेथ बात करती है कि पीपल्स गवर्नमेंट की जनता जिनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है वो निष्पक्ष भाव से अपना शासन करेंगे। ये नहीं कि हमने नियुक्त किया कि हम चाहते थे कि बीजेपी को हम पसंद नहीं करते, हमने इसको अपॉइंट किया। जैसे कि जजपा को लेके आइडियोलॉजी आई थी कि उन्होंने बीजेपी को जो पसंद नहीं करते थे, जो कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते थे, उन्होंने जजपा का ऑप्शन देखा। लेकिन बाद में उन्होंने उन्हीं का समर्थन देके उन्हीं की सरकार बनवा दी। तो एक तरह से ये क्या है? अटैक ऑन डेमोक्रेटिक फेथ हुआ। नेक्स्ट है विदेशों में प्रतिष्ठा की कमी। डिक्लाइन इन प्रेस्टीज इन फॉरेन कंट्रीज। अब विदेशों में प्रेस्टीज का डिक्लाइन कैसे होता है? क्योंकि जब किसी भी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्मूथली नहीं चलता, वहां की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो बार बार बन रही है, बहुमत खो रही है, फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री है, फिर दूसरा आ जाता है, बहुमत खो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जब चलती हैं तो ये चीज शो करती है कि उस कंट्री में कोई एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे नॉर्म्स नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कि वहां स्थायी शासन नहीं है, वहां एक तरह से डिस्टर्बिंग प्रोसेस चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कि तुम्हारी अपनी समस्याएं खत्म नहीं हो रही, तुम इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोऑपरेट करोगे, क्या इश्यूज को सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे तरीके से, ये बात आती। तो ये सारे थे वो रिजल्ट्स जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस की वजह से देखने को मिलते हैं। अब इस पॉलिटिकल डिफेक्शन एक टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उस पॉलिटिकल डिफेक्शंस के लिए ही कि एमपी एमएलए ने खुद इस चीज की पहल की कि इस पॉलिटिकल डिफेक्शंस को या राजनीतिक दल बदल को रोकना जरूरी है। तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान एक कमेटी गठित की गई थी। गृह मंत्री यशवंत राव चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी समिति बनाई गई, जिसमें केंद्रीय विधि मंत्री मीन्स लॉ मिनिस्टर भी थे, संसदीय कार्य समिति पार्लियामेंट की जो वर्क फॉर्मेशन कमेटी होती है उस समिति के अध्यक्ष भी थे, दूसरी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, और उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट 1969 को संसद के सामने प्रस्तुत करने की पहल में कि एक कदम उठाया गया था। ये 1969 है बेटा, 1985 का ये था, और 69 के कांग्रेस के विभाजन के बाद इस चीज की पहल का मुद्दा उठाया गया था, तो यहाँ ये नहीं आएगी डेट। तो 85 में 1985 में ये कदम उठाया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी उस दौरान, गृह मंत्री यशवंत राव चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने एक रिपोर्ट रखी, और उस रिपोर्ट को ही हम दल बदल विरोधी कानून 1985 के नाम से जानते हैं, जो 52 अमेंडमेंट माना जाता है कि भारतीय संविधान का 52वां संशोधन, कि 52वां
संशोधन क्या था? दल बदल से संबंधित। अब ये संशोधन की भूमिका या इस संशोधन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ मेंबर्स थे और इंदिरा गांधी थी, उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, और इसी वजह से 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें एक इंदिरा लहर का जो मुद्दा आया था कि भारत ने वो युद्ध जीता था, तो इंदिरा लहर बहुत ज्यादा विकसित हुई थी। लोकसभा राज्यसभाओं में बहुत जगह इंदिरा के प्रतिनिधित्व की जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी जीत हुई थी। लेकिन फिर इंदिरा को एक तरह से डेमोक्रेटिक लीडर से उसको एरोस्टोक्रेटिक लीडर बना दिया गया था, निरंकुश हो गई थी वो, कि उसने 1975 की इमरजेंसी थोप दी थी देश के ऊपर। उसी इमरजेंसी के विरोध में 1977 में जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी की पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और पहली बार सेंटर में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, तो 1977 में सब सरकार आई थी, वो सरकार भी बहुत जल्दी गिर गई थी। 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए थे, दोबारा से कांग्रेस पार्टी आ गई थी। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में स्टेट्स में कांग्रेस का जो एक छत्र राज था वो एक तरह से खत्म हो रहा था। बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स दूसरी पार्टियां बना रहे थे। तो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी आए थे प्राइम मिनिस्टर, तब इस एक कमेटी का गठन किया गया था, और इस कमेटी ने या इस अमेंडमेंट ने 52 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और इस अमेंडमेंट के थ्रू 4 नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, कि 4 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट ही कर दिया गया था पूर्ण रूप से, और वो आर्टिकल थे आर्टिकल 101, 102, 190 और 191। अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191। ये चारों आर्टिकल किससे संबंधित थे? आर्टिकल 101 और 102 तो संबंधित थे संसद से, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों से, उनकी सदस्यता से। और आर्टिकल 190 और 191 संबंधित थे राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की सदस्यता से। और इस 1985 के 52वें संशोधन में एक नई अनुसूची, एक नया शेड्यूल ही हमारे संविधान में लागू किया गया था, जिसको 10वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। और उस 10वीं अनुसूची में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, या इस 52 अमेंडमेंट में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। बाद में इस 10वीं अनुसूची में भी 91वें संशोधन में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे कि 1985 को, फरवरी 1985 को संसद ने जो दल बदल विरोधी कानून की पॉलिटिकल पार्टीज डिफेक्शन अपोज्ड जो लॉ पारित किया था, उसमें क्या क्या चीजें वर्णित थी कि कब ये माना जाएगा कि दल बदल हो गया है और इस सदस्य की योग्यता खत्म की जाए। तो सबसे पहली चीज इन्होंने वर्णित की थी कि मनोनीत सदस्यों को लेके, नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेके। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन है? जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में अब तक 2 सदस्य मनोनीत होते थे जो नेक्स्ट में नहीं होंगे। इसी तरह से विधानसभा में भी 1 सदस्य मनोनीत होता है, विधान परिषद जहां है वहां भी सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये जो मनोनीत सदस्यों को लेके सबसे पहले बात की, और मनोनीत सदस्यों की सारी डिस्क्रिप्शन की, उनको किस आधार पे मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, उनकी योग्यता क्या होगी, वो सारी आर्टिकल 88 और 199 में डिफाइन किया गया, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 199। तो क्या कहा गया मनोनीत सदस्यों के लेके, नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेके, कि ये जो मनोनीत सदस्य होंगे ना, ये जब सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो 6 महीने तक तो अगर चाहें तो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकते हैं, कि 6 महीने तक इनको ये आजादी है, ये सदस्य बन सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, जिस डेट से ये अपॉइंट किया गया है इन्हें। अगर 6 महीने बाद ये किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं ना, तो इन्हें दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
ये मोस्ट इंपोर्टेंटली तुम्हें याद रखना है बेटा कि 6 महीने तक तो ये किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने बाद अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनते हैं तो इस एक्ट के थ्रू, पॉलिटिकल डिफेक्शन एक्ट के थ्रू उनकी सदस्यता खत्म हो जाए, चाहे वो राज्यसभा सदस्य थे चाहे लोकसभा सदस्य। दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि ये विद इन 6 मंथ्स की 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसकी सदस्यता से अगर इस्तीफा दे देते हैं या फिर निकाल दिए जाते हैं या फिर उस पॉलिटिकल, जब वोटिंग की जाती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट अगर अपना वोट यूज करते हैं तब भी इन्हें सदस्यता से वंचित किया जा सकता है कि इन्हें अब सदस्य नहीं माना जाएगा। तो 2 बातें कही थी नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर। अब थर्ड चीज उन्होंने कही है इंडिपेंडेंट मेंबर्स को लेके कि जो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं वो निर्दलीय सदस्यता ग्रहण करने के बाद, सदस्यता ग्रहण करने मेंबरशिप अचीव करना होता है कि अगर वो लोकसभा के सदस्य शपथ ले लेते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में या विधानसभा के सदस्य के रूप में, तो उसके बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते। अगर निर्दलीय कोई इलेक्शन जीत कर आया है और उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता अगर ग्रहण कर ली है तो वो एमपी या एमएलए नहीं रहेगा, उसे दल बदल के कानून के अंतर्गत उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एबोलिश होता है या उसका पार्टीशन होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विभाजन होता है या फिर दूसरी कंडीशन 2 पॉलिटिकल पार्टियां मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब विभाजन होगा ना, पार्टीशन होगा, तो उसमें कम से कम 1/3 सदस्य अगर अपनी मर्जी से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर अलग बनाते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन जब 2 पॉलिटिकल पार्टियां मिलके एक बनाती हैं तो वो भी दल बदल नहीं माना जाएगा कि 2 अलग अलग थी, उनका नाम भी अलग अलग था, उन्होंने फिर एक बनाई तो अलग नाम रख लिया, तो ये नहीं, दल बदल नहीं है। और ना ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 सदस्य निकलकर दूसरी पार्टी बना लेते हैं तब दल बदल माना जाएगा, नहीं होगा दल बदल। नेक्स्ट चीज कही गई है कि दल बदल से संबंधित जो डिसीजन है कि पॉलिटिकल डिफेक्शन हुआ है या नहीं है या इस मेंबर की अब मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी, ये कंप्लीट डिसीजन जिसका वो सदस्य है, जिस भी कि पार्लियामेंट का है, कि वो संसद सदस्य है या स्टेट लेजिस्लेटिव का सदस्य है, कि लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा निर्णय, राज्यसभा का राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अगर वो सदस्य है तो विधानसभा अध्यक्ष या सभापति जो होता है, कि लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति बोलते हैं उनको, उनके हाथ में ही ये अंतिम निर्णय होगा कि इस सदस्य की सदस्यता है या इस सदस्य की सदस्यता नहीं है। तो ये 6 बातें कही गई थी इस अमेंडमेंट में। 2 बातें कही गई थी नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्यों को लेके, एक बात कही गई थी जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़के आते हैं उनके लिए, नेक्स्ट बात कही गई थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विभाजन होता है तो 1/3 अगर उससे अलग होके जाते हैं तो दल बदल नहीं है, या फिर 2 पार्टियां मिलके एक पार्टी बना लेती है तब भी दल बदल नहीं है। और लास्ट इस अमेंडमेंट में कहा गया था कि अंतिम निर्णय करने की योग्यता जो चेयरपर्सन है या फिर जो अध्यक्ष है उस सदन का, जिस भी सदन का वो सदस्य है, उसी के हाथ में ये निर्णय होगा। उस निर्णय को किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसी का परिणाम था कि 1989 में बहुत सारे नेताओं ने या बहुत सारे मेंबर्स ने दल बदल किया था और 1990 में वीपी सिंह की दल बदल की वजह से सरकार ही चली गई थी। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर ने 1/3 सदस्यों के साथ वीपी सिंह का बहुमत समाप्त कर दिया गया था कि उसने 1/3
सदस्यों के साथ चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल का एक वर्ग अल्पसंख्यक सरकार बन गई थी, एक अलग वर्ग ही नियुक्त हो गया था, जिससे कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार ही खत्म हो गई थी क्योंकि उसका बहुमत चला गया। तो अब ये जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे 52 के अंतर्गत, तो उनको कि हाँ अमेंडमेंट हुए, लागू भी हुए, लेकिन कुछ लैक रह गई थी, कुछ कमी रह गई थी। वो क्यों थी और जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले थी इसमें बात की गई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं, तो अगर 1/3 अलग हो जाते हैं तो 1/3 से दल बदल नहीं माना जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर क्या किया था, चंद्रशेखर ने वीपी सिंह की सरकार को गिराया था। अब इंडिया में बहुत सारी रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, छोटे छोटे, जिनके 2 या 3 मेंबर अपॉइंट होके आते हैं, है ना। अब 3 मेंबर अपॉइंट, 3 एमपी बन गए कि लोकसभा के सदस्य बन गए, 3 सदस्य किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के, जैसे कि इनेलो के 3 लोकसभा सदस्य बन गए। उनमें से अब 1/3 का मतलब है 33%। अब उनमें से कहीं अगर कोई एक सदस्य बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या है, वो दल बदल नहीं है, क्योंकि वो 1/3 में आ जाता है। तो इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत ज्यादा है इनकी संख्या, और उसी वजह से सब पार्टीज को अपने अपने क्षेत्र में प्रभुत्व है, अपने अपने क्षेत्र से वो चुन के आते हैं। तो जो सरकार बनती है, जो मिली जुली सरकार, जैसे कि लास्ट के 19 के इलेक्शन और 14 के इलेक्शन में तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल रहा है, उससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिल, बहुत टाइम ड्यूरेशन से नहीं मिल रहा था। तो उस सिचुएशन में जब किसी पार्टी के मेंबर ही कम है तो उनमें दल बदल में ही, अब एक मंत्री ने दल बदल कर लिया, वो 1/3 में भी आता है तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती, और उसने चाहे मंत्री पद के लिए दल बदल किया हो, चाहे पैसे के लिए किया हो, कोई कार्यवाही नहीं हो सकती उसके ऊपर। नेक्स्ट इसकी आलोचना की गई थी कि जो निर्दलीय सदस्यों को लेके जो बात की गई थी कि जितने भी कंशंस की निर्दलीय सदस्यों को उनसे एक तरीके से बाहर रखा गया था, कि निर्दलीय सदस्यों की ना तो 1/3 योग्यता का मामला कुछ आया था, ना निर्दलीय सदस्यों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही था, और इसीलिए जितने भी निर्दलीय सदस्य थे वो सरकार के निर्माण में सहयोग, सदस्यता ग्रहण नहीं करते लेकिन फिर भी बहुमत दे देते हैं, और वो बहुमत के आधार पर यह निर्णय हो जाता है कि गठबंधन की सरकार बनी, कि उनका तो कोई दल था ही नहीं जिससे दल बदल होगा। नेक्स्ट इसमें चीज आती है कि लास्ट डिसीजन देने की पावर जिस अध्यक्ष को दी गई है, सदन के अध्यक्ष को, उसकी, वो सदन का अध्यक्ष भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। मोस्टली वो सदन का अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का होता है। तो रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष अपने, अगर किसी अपनी पार्टी में कोई शामिल हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसकी विश्वसनीयता पर शंका की जाती है कि वो ठीक डिसीजन। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट है कि जिसको अंतिम निर्णय की पावर दी गई है उसके निर्णय के अगेंस्ट हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए बहुत बार जो सभापति होता था, चेयरमैन जो होता, अध्यक्ष जो होता है, उसने बहुत टाइम ऐसे डिसीजंस दिए हैं, अपनी पार्टी के फेवर में डिसीजंस दिए हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट कहीं सुनवाई ही नहीं है, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और लास्ट चीज आती है, ये जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए 52 एक्ट के अंतर्गत, इसमें संसद से संबंधित, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित बनाए गए, उसके साथ साथ इसमें विधानसभाओं से के सदस्यों से संबंधित बनाए गए, लेकिन इसमें नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के मामले में, कि वहां भी तो निर्वाचित सदस्य हैं जिनका चुनाव जीतकर जो आते हैं, कि जो इलेक्टेड मेंबर्स, हम गांव में भी तो सरपंच का चुनाव करते हैं, शहरों में नगर पालिका, नगर निगम भी होती है, उनकी सदस्यों की इस तरह की कोई भी अवधारणा का स्पष्ट रूप से इस अमेंडमेंट में, इस संशोधन में कोई वर्णन, या ये जो नई अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें कोई भी वर्णन इसका नहीं किया गया। तो इसी को लेके बहुत टाइम फिर भी इस चीज का फायदा उठाया जाता था कि बहुत सारी पार्टियां 1/3 बहुमत से दल बदल कर लेती थी, 2 दल मिलके एक दल बन जाते थे, बहुत बार सरकारों का पतन हुआ है, बहुत से मंत्रिमंडल बदले हैं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्मूथली चल ही नहीं पाता। तो अब बेटा सिर्फ
5 मिनट्स रहते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, सिर्फ आर्टिकल 52। कल हम आर्टिकल 52 को फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटिशन दायर की गई और इस आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया, और फिर आर्टिकल 91 जो अमेंडमेंट किया गया, जो अब रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें संशोधित स्वरूप जो अब लागू है वो किया गया है कि कैसे इस पॉलिटिकल डिफेक्शन पे कंट्रोल किया गया, वो सब करेंगे। अगर किसी को आर्टिकल 52 समझ नहीं आया है तो पूछो बेटा कि आर्टिकल 50